नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम लोगों प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्रस्तावना के बारे में कुछ चीज़ें देख ली थी। आज उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद अपन प्रस्तावना को आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या क्या चीज़ है प्रस्तावना के बारे में, ठीक। और जो भी भाई बहन हैं हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससीजीएल पॉलिटी, जिसके भी मतलब सिलेबस में पॉलिटी सब्जेक्ट है, संविधान सब्जेक्ट है, वो हमारी क्लास ले सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और अच्छी गहराई में आपकी पॉलिटी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे बताओ, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है प्रस्तावना में? 2 बार। भारत की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक। इसके बाद बताओ भाषा कहाँ से ली गई प्रस्तावना की? प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इतनी बातें याद रखना। किस भाग को आत्मा बोलते हैं? किस भाग को आत्मा बोलते हैं? तो आपको लगाना है प्रस्तावना को आत्मा बोलते हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किस अनुच्छेद को आत्मा कहते हैं, किस अनुच्छेद को आत्मा कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को आत्मा कहते हैं। इतने ये फैक्ट हैं प्रस्तावना के बारे में, इनको थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। और भारत की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। भारत को, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आगे कौन था? समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसके बाद था लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। इसके बाद था लोकतांत्रिक। इसके बाद आ जाएगा अपना गणराज्य, इसके बाद आ जाएगा गणराज्य, गणराज्य। इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रस्तावना का, और प्रस्तावना का एक एक शब्द और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक। हम यहाँ पर पहुंच चुके थे पंथ निरपेक्ष तक। कहाँ तक पहुंच चुके थे? पहुंच चुके थे पंथ निरपेक्ष तक। हेडिंग बनाओ आप लोग, पंथ निरपेक्ष। हेडिंग बनाओ, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। देखो, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जे मूल संविधान में नहीं था, जे मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्म निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था। इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, उसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जुड़ा था। तो यहाँ पे आप लिखो जुड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हमने कल इसको भी बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 को अपन मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो आप लोग यहाँ पे लिखो पंथ निरपेक्ष के बारे में क्या है, पंथ निरपेक्ष है क्या। यहाँ पे लिखो भारत राज्य का, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में रहने वाले लोग, व्यक्तियों का अपना धर्म हो सकता है। वो अपने धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन भारत राज्य का कोई भी एक धर्म नहीं होगा। वो कोई धर्म होगा ही नहीं, ना ही एक धर्म होगा। सभी धर्मों का क्या करेंगे वो लोग? सम्मान करेंगे। भारत राज्य है, सभी धर्मों का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखो भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन लेकिन भारत में, भारत में रहने वाले लोग, लेकिन भारत में रहने वाले लोग, रहने वाले
लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक, ये बात हो जाती है पंथ निरपेक्ष के बारे में। भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में रहने वाले लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारे मूल अधिकार भी दिए गए हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मूल अधिकार भी दिए गए हैं कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, लेकिन भारत राज्य का कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा। ये बात हमारी याद रखना, भारत राज्य का कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं अपन लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक 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 ये हमारे मूल संविधान में ये वाला शब्द था, 3 शब्द नहीं थे। ठीक, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इनको जोड़ा था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यहाँ पे लिखो लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक है क्या, हम किस लोकतंत्र में रहते हैं, हमारी सरकार कैसी होगी, या हमारे यहाँ का शासन किस प्रकार से होगा, यहाँ की सरकार कैसी होगी, उत्तरदायी सरकार होगी कि नहीं, जवाबदेही वाली सरकार होगी कि नहीं, चुनाव कैसे होंगे, समय पर चुनाव होंगे या नहीं। ठीक, कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है कि नहीं, और मतदान या चुनाव कौन लड़ सकता है। ये सारी चर्चा कहाँ पे है, लोकतांत्रिक में। कहाँ पे है ये, लोकतांत्रिक में। इसके बाद आप लोग इसमें लिखो जनता का शासन। लोकतंत्र में लिखो यहाँ पे जनता का शासन। जनता का शासन, जनता का शासन। जनता का शासन क्यों कहा हमने, क्योंकि अपन अपने द्वारा चुने हुए प्रत्याशी या उम्मीदवार वही तो शासन करते हैं, हम जिसको चुन के भेजते हैं वही तो शासन करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं जनता का शासन। जनता का शासन। आगे लिखो मताधिकार का अधिकार। मताधिकार का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, वो 18 साल प्लस होना चाहिए, कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है। आगे लिखो चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। देखो, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है। उसकी उस चुनाव की योग्यता क्या है, यदि आपके पास वह योग्यताएं हैं तो आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी चीज का चुनाव लड़ सकते हो, पंचायत हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आगे लिखो सत्ता का हस्तांतरण। हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण क्या है, मान लो लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री साहब कितने टाइम के लिए आते हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं। 5 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, अन्य किसी की सरकार आएगी, फिर दूसरा व्यक्ति उस पार्टी से आएगा, तो सत्ता का शांतिपूर्वक हस्ताक्षरण, वो हस्तांतरण। कोई भी अभी जैसे मान लो हम हैं प्रधानमंत्री, अगले समय में कोई और आ जाएगा, हम उसको आराम से हस्तांतरण कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का क्या हो जाएगा, हस्तांतरण। ये हमारी लोकतंत्र वाली विशेषताएं हो जाती हैं। कैसी विशेषताएं हो जाती हैं, लोकतंत्र वाली विशेषताएं हो जाती हैं। आपको इतनी ही विशेषताएं पढ़नी हैं। हमने शुरू में क्या बोला था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद था समाजवादी। समाजवादी। इसके बाद क्या हो जाता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। इसके बाद हो जाता है लोकतांत्रिक। 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 इसके बाद हो जाता है गणराज्य। गणराज्य। अपने 4 शब्दों को देख लिया है, अंतिम शब्द कौन सा रह गया है, गणराज्य। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो हेडिंग बनाओ गणराज्य। गणराज्य।
गणराज्य। भारत कैसा देश है? गणराज्य देश है। तो यहाँ पे लिखो आप लोग, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख लिखो राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख यहाँ पे कौन होता है? गणराज्य में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे लिखो वंशानुगत शासन नहीं होता है, वंशानुगत शासन नहीं होता है, नहीं होता है। वंशानुगत शासन नहीं होता है। वंशानुगत का मतलब समझ रहे आप लोग? जैसे मान लो हम हैं, हम राजा हैं, हमारा राजा का बेटा राजा होता था पहले, उसका बेटा फिर राजा होता था, वो था क्या? वंशानुगत। अब ऐसा नहीं है भारत में। ठीक, राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए आते हैं? 5 वर्ष के लिए आते हैं। इसके बाद दूसरा व्यक्ति बनेगा राष्ट्रपति, अन्य कोई व्यक्ति आएगा राष्ट्रपति। तो अपन बोल सकते हैं गणराज्य में क्या होता है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक, और वंशानुगत शासन नहीं होता है। इतनी बात याद रखना, इतनी सी बात याद रखना। आगे देखते हैं अपन। हमने बताया था हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और क्या था? गणराज्य। इसके बाद प्रस्तावना में दिया था लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए 3 प्रकार के न्याय देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो वही न्याय अपन को पढ़ना है कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा हो जाएगी? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा हो जाएगी। तो आप लोग लिखो न्याय, न्याय लिखो न्याय। न्याय इसमें हो जाते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के न्याय हो जाते हैं इसमें? 3 प्रकार के। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो सामाजिक, सामाजिक न्याय। नंबर 2 हो जाता है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। इसके बाद नंबर 3 हो जाता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की चर्चा हो जाती है प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय की चर्चा हो जाती है। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और एक बात और, जो न्याय अपन लिए कहाँ से हैं? जो अपन ने प्रस्तावना के न्याय थे ना, तो यहाँ पे लिखो प्रस्तावना के न्याय, प्रस्तावना के न्याय रूस से लिए हैं, रूस से लिए हैं। प्रस्तावना के न्याय अपन ने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं, रूस से लिए हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि जो न्यायों की चर्चा है भारतीय संविधान में, न्याय की चर्चा कहाँ पर है? कहाँ पे लगाओगे आप लोग? प्रस्तावना पे लगा दोगे। लेकिन इसके बाद एक बात और याद रखना, नोट लगा के लिखो है, नोट लगा के। प्रस्तावना के न्याय ऐसा मत लिखो न्याय, ओनली लिखो न्याय। जो प्रस्तावना में न्याय दिए हैं इनकी चर्चा, कितने प्रकार के न्याय है पहले तो उसको लिखते हैं अपन। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। इसके बाद हो जाता आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। इसके बाद हो जाता है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इनकी चर्चा प्रस्तावना में है, इनकी चर्चा कहाँ पे है? प्रस्तावना में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन न्यायों की चर्चा 2 जगह पर है, प्रस्तावना में तो है ही, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भाग
4 में है, भाग 4 में है। इसको भी याद रखना। यदि आपसे पूछा जाएगा जो संविधान में जो न्याय दिए गए हैं इसकी चर्चा कहाँ पर है, ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोगों को जहाँ पे प्रस्तावना मिले या राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिले या दोनों मिल जाएं, तो आप लोगों को दोनों ही लगाना है, प्रस्तावना और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आपको प्रश्न सही हो जाएगा। प्रस्तावना के न्याय पन्ने कहाँ से लिए हैं? प्रस्तावना के न्याय रूस के संविधान से लिए हैं। इतनी बात हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है। अब आगे देखते हैं अपन। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए कितने प्रकार के न्याय देते हैं? 3 प्रकार के न्याय देते हैं। जे वाले न्याय पन्ने कहाँ से रूस के संविधान से लिए हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इतनी बातें हो चुकी हैं। अब आगे हेडिंग बनाओ, अब आगे हेडिंग बनाओ। इसके बाद अपन देखते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रताओं की चर्चा कहाँ पे है। तो आगे हेडिंग बनाओ स्वतंत्रता। आगे हेडिंग बनाओ स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? हमारे मूल अधिकार में तो स्वतंत्रताओं की चर्चा है ही, लेकिन प्रस्तावना में भी देख लेते हैं, प्रस्तावना में भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा हो जाती है? तो इसके आगे लिखना 5 प्रकार की। 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा हो जाती है? 5 प्रकार की। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो विचार, विचार। नंबर 2 लिखो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। इसके नंबर 3 लिखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास। नंबर 4 लिखो धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, आप अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। अभिव्यक्ति भी वही वाली बात हो जाती है, आप अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। किसी को बोल के आप अपने विचारों को पेश कर सकते हो, फिल्म बनाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। ठीक, शायरी बोल के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, गाली दे के भी कर सकते हो अपने विचारों को व्यक्त। वो क्या है? अभिव्यक्ति है। इन्हीं की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में स्थित है। इसको नहीं लिखना है, लेकिन इसको नहीं लिखना है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा हो जाती है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हमारे साथ दोबारा एक बार रिकॉल करो। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए कितने प्रकार के न्याय देते हैं? न्याय देते हैं अपन 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय देते हैं। इसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देते हैं? स्वतंत्रताएं देते हैं अपन 5 प्रकार की। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की देते हैं? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद हेडिंग बनाओ समानता। इसके बाद हेडिंग बनाओ समानता, समानता। लिखो इसमें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको समान अवसर दिए जाएंगे जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अवसर दिए जाते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे लिखो बंधुता, आगे लिखो बंधुता, बंधुता। लिखो इसमें व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। आगे लिखो देश की एकता एवं अखंडता, देश की एकता एवं अखंडता, अखंडता। देखो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था। यहीं पे लिख देना आप लोग, जोड़ा गया था। जोड़ा कब गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा से जोड़ा गया था। देश की एकता एवं अखंडता को
आप किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ सकते हो, ना ही जातिवाद, ना ही क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये इत्यादि तरीके हो जाते हैं जिसके आप देश की एकता में अखंडता को नहीं तोड़ सकते हो। तो समानता कितने प्रकार की हो जाती है? समानता हो जाती है दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बंधुता, व्यक्ति गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता। अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद देखते हैं अपन प्रस्तावना महत्वपूर्ण हो जाती है, हमें पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, वो भी रटी हुई याद होनी चाहिए। जिस प्रकार से तोता रटता हुआ रहता है ना, जिसको जो बातें बता दो वही बातें रटता रहता है, हमें भी वैसी ही होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमें है उसी प्रकार से आपको भी होनी चाहिए। तो हमारे साथ दोबारा बोलो, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए कितने प्रकार के न्याय देते हैं? न्याय देते हैं अपन 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देते हैं? स्वतंत्रताएं देते हैं अपन 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद समानता कितने प्रकार की हो जाते हैं? समानता हो जाती है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके बाद बंधुता कितने प्रकार की हो जाती हैं? 2 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा और देश की एवं अखंडता। अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आप व्यक्ति की गरिमा और देश की एवं अखंडता को जातिवाद, नक्सलवाद, भाषावाद या आतंकवाद के इस तरीके से आप प्रभावित नहीं कर सकते। यदि प्रभावित करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोग आगे हेडिंग बनाओ, आगे हेडिंग बनाओ, अंकीकृत, 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 अधिनियमित, अंकीकृत, अधिनियमित, अंकीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, आत्मार्पित, आत्मार्पित। कब किया गया था प्रस्तावना को? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंकीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक, अब हमारी प्रस्तावना क्या होती है? समाप्त। जो हमारी प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द थे, प्रस्तावना को शुरुआत से लेकर एंड तक, उन शब्दों को हमने अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद और भी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं प्रस्तावना में। ठीक, के कौन सा केस आया था, किस केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था या नहीं माना था, कौन व्यक्ति हैं जिनका प्रस्तावना के बारे में अलग अलग बहुमत है, ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला था, पालकी वाला ने क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में, अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा था, जी अपन को देखेंगे। जी वाली सारी बातें हैं, इनको अपन देखेंगे आने वाली क्लास में, यानी अगली क्लास में जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा प्रस्तावना के बारे में, उनके बारे में उस क्लास में अपन इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में जो यूपीएसआई वनडे एग्जाम किसी की तैयारी करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।